नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सती निवारण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के बारे में। इससे पहले हम 3 कक्षाएं पढ़ चुके हैं सती निवारण अधिनियम संबंधित। आज हमारी ये चौथी क्लास है और इस क्लास में हम धारा 8 से लेकर आगे की धाराओं के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि हम धाराओं की विस्तृत व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी हमारे सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं। धारा 8 प्रावधान करती है कलेक्टर या मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ संपत्तियों का अभिग्रहण करने की शक्ति। कौन सी संपत्तियां? जे संपत्तियां सतीक्रम के गौरवान्वयन से संबंधित होंगी, जिनका सतीक्रम के गौरवान्वयन के लिए जिनका संग्रहण किया गया हो, या हम बात करें जो अर्जित की गई हो सतीक्रम का गौरवान्वयन करने के लिए, या इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार का कोई अपराध किए जाने का संदेह उत्पन्न करती हों, तो वे सभी संपत्तियां उनको जिला कलेक्टर या हम बात करें जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिग्रहण किया जा सकता है, यानी कि उनके द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। और उसकी रिपोर्ट हम कहें जिला कलेक्टर या हम जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा न्यायालय को सौंपी जाएगी, विशेष न्यायालय को सौंपी जाएगी। तो चलिए यहाँ से जो सवाल बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा सवाल यही बनता है कि धारा 8 किस बात का प्रावधान करती है? जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कुछ संपत्तियों का अभिग्रहण करने की शक्ति। लेकिन यहाँ वो सीधा नहीं पूछकर इस प्रकार से पूछेगा कि सतीक्रम से संबंधित सतीक्रम के गौरवान्वयन के प्रयोजनों के लिए कोई निधि या संपत्ति संग्रहित या अर्जित की गई है, तो उसे जिला कलेक्टर या हम बात करें मजिस्ट्रेट द्वारा अभिग्रहण करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 8 के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहां से ये सवाल बन गया। अगला सवाल ये बनता है इसी के अंदर मुख्य रूप से कि जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिग्रहण की गई संपत्तियों की रिपोर्ट किसे दी जाती है? याद रखिएगा, सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिग्रहण या अधिग्रहित की गई संपत्तियों की रिपोर्ट किसे दी जाएगी? आपके सामने होगा न्यायालय को, विशेष न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को। तो वहां याद रखना है आपको, विशेष न्यायालय को ये दिया जाएगा। ठीक है, और इससे जो सवाल बनते हैं वो आपके सामने हैं। शक्तियां किसकी हैं? जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की। याद रखिए यहाँ राज्य सरकार का उल्लेख नहीं हुआ है, केवल हम बात करें कलेक्टर और मजिस्ट्रेट को ये शक्ति प्राप्त है कि वो ऐसी संपत्तियों का क्या कर सकती हैं? अभिग्रहण कर सकती हैं। ठीक है, तो यहां से अगला सवाल इस प्रकार से बन सकता है कि सतीक्रम के गौरवान्वयन के प्रयोजनों के लिए कोई निधि या संपत्ति संग्रहित या अर्जित की गई है, तो उसे कौन अभिग्रहित कर सकता है? आपके सामने ऑप्शन होंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन होंगे कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, थानाधिकारी, उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना वहां किसको अधिकृत किया गया है? कलेक्टर को या जिला मजिस्ट्रेट को। इस प्रकार से ऑप्शन में आपको वहां पर सवाल मिलेंगे साथियों। तो चलिए अगली धारा की तरफ चलते हैं। धारा 9 में सती निवारण अधिनियम 1987 के अधीन जितने भी अपराध होंगे उन अपराधों का विचारण का अर्थ होगा साथियों सुनवाई। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार का अपराध किया है तो उसकी सुनवाई कहां पर होगी? तो उसकी सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पूरा देख लेते हैं। इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण दंड प्रक्रिया संहिता 1973, याद रखिए, दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण कब हुआ था? 1973 में। अच्छा, लागू कब हुई थी? 1974 में ये लागू हुई थी। ये दोनों भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। में किसी भी बात के होते हुए भी धारा 9 के अधीन घटित विशेष न्यायालय द्वारा ही होगा। यानी कि सीधा सा हम बात करें सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई या अपराधों का विचारण कहाँ होगा? ऑप्शन में आपके सामने ऑप्शन होंगे न्यायालय में, विशेष न्यायालय में, आपके सामने उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में। तब आपको याद रखना है विशेष न्यायालय में, क्योंकि प्रारंभिक कहाँ होगा? शुरुआत कहाँ होगी? शुरुआत होगी विशेष न्यायालय में। हालांकि इसके बाद में जब हम अपील का प्रावधान पढ़ेंगे तो इसके निर्णय से यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा तो वो कहाँ अपील कर सकता है? उच्च न्यायालय में, अर्थात हाई कोर्ट में। चलिए इधर आते हैं हम बात। अब यहां से ये पहला सवाल। अगला सवाल क्या बनेगा? देखिए,
अब विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है या विशेष न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो विशेष न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। तो राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय गठित किए जाएंगे। ठीक है साहब। अब विशेष न्यायालय में न्यायाधीश कौन होगा या उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो विशेष न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। पहली बात तो किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा। अच्छा, किसकी सहमति से की जाएगी? तो आपको याद रखना है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से हम कहें विशेष न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उन चीफ जस्टिस की सहमति से ही ये नियुक्ति होगी। चलिए, अब ये न्यायाधीश जो नियुक्त होगा इसकी योग्यताएं क्या होंगी? तो विशेष न्यायालय में नियुक्त होने वाले न्यायाधीश के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो योग्यताएं होंगी वो कौन सी होंगी? देखिए, किसी भी राज्य में सेशन न्यायाधीश होगा या अपर सेशन न्यायाधीश के पद पर वो नियुक्त होना चाहिए, यानी कि इस पद पर वो काम कर चुका हो या काम कर रहा हो। ऐसी परिस्थिति में ही उसे विशेष न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। साथियों, आप सभी से विशेष निवेदन है कि जो भी सवाल मैं बना रहा हूं उसे काफ़ी अच्छे से समझना है और आपके नोटबुक में इस फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें लिखनी है, जिससे आपके एग्जाम में जितने भी सवाल बनेंगे उन सभी का उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। और मेरे द्वारा जिस भी हम कहें शब्द को या शब्दों को गोला किया जाता है, समझ लीजिएगा आपका सवाल वही है। ठीक है साथियों, क्योंकि सवाल बनने की संभावनाएं, प्रबल संभावनाएं वहाँ से अधिक हैं। तो उम्मीद करता हूँ धारा 9 के जो प्रावधान हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगली धारा की तरफ चलते हैं। धारा 10 सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 10 किस बात का प्रावधान करती है? धारा 10 प्रावधान करती है विशेष लोक अभियोजक का। ठीक है, यह सवाल उल्टा भी आपसे पूछ सकता है। सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान किया गया है धारा 10 में। ठीक है, रिवर्स से और दोनों तरफ से आपका यहाँ से सवाल बनता है। अब सबसे बड़ी चीज, विशेष लोक अभियोजक होता क्या है? मैं आपको सामान्य सा यहाँ पर बता दूं कि जो भी व्यक्ति, हम कहें जो भी व्यक्ति, यदि मुकदमा दर्ज होता है सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत, तो जो सरकार की ओर से विशेष न्यायालय में जो वकील उपस्थित होगा, ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं सरकारी वकील, एक तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं, यानी कि जो सरकार की तरफ से जो इस मामले में केस लड़ेगा, वाद दायर करेगा, वो विशेष लोक अभियोजक यानी कि सरकारी वकील के रूप में यहाँ पर काम करेगा। और सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं कि ये इस मुकदमे के, इसके अंतर्गत जो मुकदमे वाद दायर होंगे उनकी पैरवी करेगा। ठीक है, अभियोजक यानी कि जो हम बात करें वकील, और लोक अभियोजक यानी कि सरकारी, और विशेष, तो विशेष लोक अभियोजक विशेष सरकारी वकील हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब ये जो विशेष लोक अभियोजक होगा साहब, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो आपको यहाँ याद रखना है, इस विशेष लोक अभियोजक की जो ये नियुक्ति है, ये नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है साहब। अब विशेष लोक अभियोजक किसे नियुक्त किया जाएगा? राज्य सरकार नियुक्त तो करेगी, लेकिन किसे करेगी? उसके लिए कुछ पात्रता निर्धारित होगी। चलिए, तो यानी कि विशेष लोक अभियोजक के लिए पात्रताओं का निर्धारण किया गया है, योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। कौन कौन सी योग्यताएं हैं? 2 योग्यताएं हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले, कम से कम उसने 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, यानी कि उसने 7 साल तक कम से कम वकील के रूप में कार्य किया हो। अधिवक्ता अर्थात वकील। ठीक है, यानी कि 7 साल तक उसने कम से कम वकील के रूप में काम किया हो। दूसरी पात्रता है, कम से कम 7 वर्ष तक राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया हो जिसमें विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा की गई हो। ठीक है, विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा की गई। उसको आम भाषा में मैं समझाऊं तो कम से कम किसी व्यक्ति ने राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर कार्य किया हो जहां पर कानून का विशेष ज्ञान की आवश्यकता थी, यानी कि उसने कानून से संबंधित किसी ऐसे पद पर काम किया जहां पर लॉ की डिग्री वाले व्यक्ति ही काम कर सकते हैं। और सरकार के अधीन यदि उसने 7 साल तक ये काम किया है तो वो व्यक्ति भी विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, तो यहां से आपके जो सवाल बनते हैं, उम्मीद करता हूं आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। धारा 11। धारा 11
पहला सवाल, सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 11 का संबंध है विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों से इसका संबंध है। अगला सवाल, सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत वर्णित हैं? धारा 11 के अंतर्गत। और विशेष न्यायालय की प्रक्रिया धारा 11 के अंतर्गत। चलिए, अब विशेष न्यायालय को जो शक्तियां प्राप्त होंगी वो किसके समान होंगी या किस न्यायालय के समान होंगी? तो आपको याद रखना है, विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होंगी। तो अगला सवाल आपका बनता है कि विशेष न्यायालय को किस न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं? सेशन न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होंगी। चलिए, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया कैसी होगी? तो आपको याद रखना है, विशेष न्यायालय द्वारा अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय के प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा, या सेशन न्यायालय द्वारा जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है उसी प्रक्रिया का अनुसरण विशेष न्यायालय द्वारा भी किया जाएगा। किसके लिए? अपराधों का विचारण यानी कि अपराधों की सुनवाई करते समय। ठीक है, तो आपको यहाँ पर धारा 10 के धारा 11 के अंतर्गत हम बात करें तो मुख्य रूप से जो यहाँ पे आपके सवाल बनते हैं, आपको यहाँ याद रखना है सेशन न्यायालय, क्योंकि इससे पहले भी हमने धारा 9 में जब हमने विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान पढ़ा था तो हमने वहां बात की थी कि जो न्यायाधीश नियुक्त होगा वो सेशन न्यायालय का या अपर सेशन न्यायाधीश के तौर पर वो पद पर रहा हो, तब वो इसमें न्यायाधीश बन सकता है। और यहाँ पे यदि हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो ये भी किसके समान होंगी? सेशन न्यायालय के समान होंगी। तो आपके सामने सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सेशन न्यायालय इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए अब अगली धारा का हम रुख कर लेते हैं। तो अगली धारा की यदि हम बात करें तो धारा 12 के बारे में। धारा 12 क्या प्रावधान करती है? देखिए, विशेष न्यायालय की अन्य अपराधों के बाबत शक्तियां। धारा 12 की जो हेडिंग है वो कुछ इस प्रकार है, विशेष न्यायालय की अन्य अपराधों के बाबत शक्ति। देखो साथियों, इसका अर्थ क्या है और यहां से सवाल क्या बनते हैं? देखिए, सबसे पहले तो धारा 12 का संबंध किससे है? तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम हो गया है कि विशेष न्यायालय की अन्य अपराधों के बाबत शक्ति, यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि विशेष न्यायालय की अन्य अपराधों के संबंध में शक्ति। कैसे? देखिए, यानी कि सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या किसी को अभियुक्त बनाया गया है और उसकी सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा की जा रही है, ऐसी परिस्थिति में यदि उस व्यक्ति ने कहीं अन्य कोई अपराध किया है, वो इस एक्ट से संबंधित भी हो सकता है और या अन्य कोई भी अपराध हो सकता है जो विधि के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता हो, तो उसकी सुनवाई भी विशेष न्यायालय कर सकता है और उसे दंड देने का अधिकार रखता है उस अपराध के अधीन। ठीक है साथियों, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति अपराधी होगा, साथ में यदि वो किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अपराधी है, तो उसकी सुनवाई भी सीधे विशेष न्यायालय कर सकेगा। और दोनों अधिनियमों के अंतर्गत यदि उसका अपराध सिद्ध होता है तो वह उसे सजा सुना सकता है। ठीक है, टू द पॉइंट है, हमारे एग्जाम में ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, हमसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि विशेष न्यायालय को हम बात करें अन्य अपराधों के संबंध में शक्ति का प्रावधान कौन सी धारा करती है? धारा 12 करती है। तो चलिए अगली धारा की तरफ हम चलते हैं। धारा 13। धारा 13 प्रावधान करती है सती निवारण अधिनियम के अंतर्गत निधि या संपत्ति का संहरण का। ठीक है, सती निधि या संपत्ति का संहरण कैसे होगा? देखिए, यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी, यानी कि सिद्ध दोष अपराध हो गया, उसको दोषी ठहरा दिया गया है,
तो विशेष न्यायालय ये घोषणा कर सकेगा कि धारा 8 के अधीन अभिग्रहित निधि या संपत्ति राज्य को समहत हो जाएगी। देखिए साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रावधान है यहां पर, यानी कि धारा 8 के तहत हम बात करें किसने, देखिए आपके कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जिस संपत्ति या निधि को अभिगृहित किया गया था जो सती क्रम के गौरवान्वयन से संबंधित थी या इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार का अपराध करने का संदेह उत्पन्न करती थी, जिसको संग्रहित या अर्जित किया गया था, उसे जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिगृहित किया गया था, तो उस संपत्ति को विशेष न्यायालय राज्य को सौंप सकता है। तो सवाल क्या बनता है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट यहां से सवाल बनता है। विशेष न्यायालय द्वारा धारा 8 के अधीन जब्त की गई संपत्ति राज्य को सौंपने का प्रावधान करती है धारा 13। कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है, धारा 13 में। यानी कि सवाल इसी प्रकार से बनेगा कि सती निवारण अधिनियम 1987 की कौन सी धारा 8 के अधीन जब्त की गई संपत्ति को राज्य को सौंपने का प्रावधान करती है, तब भी धारा 13 ही आपका राइट आंसर होगा साथियों। तो यहां पर जो संभावना है आपको याद रखना है और एग्जाम में सवाल जो है इसी प्रकार से आपके सामने आएंगे साथियों। तो चलिए अगली धारा के बारे में बात करते हैं। धारा 14, देखिए धारा 14 अपील का प्रावधान करती है, अर्थात हम बात करें विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है, तो विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय, उसके दंडादेश या आदेश के विरुद्ध सीधे अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, अर्थात हाई कोर्ट में की जा सकती है साथियों। ठीक है, तो आपको यहां पर सीधा याद रखना है कि अपील कहां की जा सकती है, हाई कोर्ट में। किसके विरुद्ध, विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध। चलिए अब ये जो अपील होगी ये कितने दिनों के भीतर होगी, तो याद रखना जिस तिथि को विशेष न्यायालय द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश पारित किया गया उस तिथि से 30 दिनों के भीतर ये की जाएगी। तो आपको सीधा याद रखना 30 दिन के भीतर। अब डेफिनेशन क्या कहती है, विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय, किसी भी दंडादेश या किसी भी आदेश की तारीख से, जिस तारीख को ये निर्णय या आदेश जारी हुआ है उस तारीख से 30 दिनों के भीतर ये अपील हो जानी चाहिए। अच्छा, अब मान लो 30 दिनों के भीतर अपील नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो भी उच्चतम न्यायालय, हम माफ कीजिएगा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा यदि उसे पर्याप्त कारण लगते हैं, अपीलार्थी के द्वारा जो भी बात कही जाती है, जो भी बात प्रस्तुत की जाती है, उसके आधार पर अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि अपील करने वाले व्यक्ति के पास 30 दिन के बाद में भी पर्याप्त कारण है, तो उच्च न्यायालय इस प्रकार की अपील को स्वीकार कर सकता है साथियों। तो यहां पर इसी बात का प्रावधान किया गया है। देखिए, यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि अपीलार्थी यानी कि जो अपील कर रहा है उसे अपीलार्थी कहते हैं, उसके पास पर्याप्त कारण है 30 दिन के बाद भी अपील करने के, तो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय उस अपील को स्वीकार कर सकता है। तो आपको ये नोट डालकर लिखना है, ये विशेष बात है। हालांकि यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको सीधा 30 दिन याद रखना है, यहां से ये सवाल बनता है। देखिए अपील से संबंधित क्या सवाल बनते हैं, देखिए सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार कौन सी धारा प्रदान करती है, धारा 14। ठीक है, विशेष न्यायालय के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है, उच्च न्यायालय में। विशेष न्यायालय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में कितने दिनों में की जा सकती है, 30 दिनों के भीतर। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से आपके 3 सवाल मुख्य रूप से आपके बनते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। चलिए साथियों अगली धारा की ओर चलते हैं। धारा 15 की बात कर लेते हैं पहले, देखिए फिर धारा 16 की बात करेंगे। धारा 15, इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण। देखो साथियों, हमने पिछले एक्ट में बात की थी कि कार्रवाई का संरक्षण, अर्थात यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि इस अधिनियम के तहत यदि कोई भी कार्रवाई
सद्भावना पूर्वक की गई है, तो उस कार्रवाई के लिए इस एक्ट के अंतर्गत हम बात करें राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कोई भी इस प्रकार के अधिकारी, कर्मचारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, उन सभी को संरक्षण प्रदान किया गया है। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद, हम बात करें किसी भी प्रकार का हम कहें कोई प्रकरण नहीं स्वीकार किया जाएगा कि उन्होंने ये कार्य किस प्रकार से किया, क्या नहीं किया। यानी कि इस एक्ट के अधीन रहते हुए उन्होंने जो भी कार्य किए, यदि वो सद्भावना पूर्वक हैं तो उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनके द्वारा जो भी कार्रवाई की गई उनको क्या होगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा, और साथ में उनको भी इस एक्ट के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं धारा 16। देखो धारा 16 सबूतों का भार। अब आपके सामने हर एक्ट में ये चीज आती है, सबूतों का भार। सबूतों का भार का मतलब ये है कि जिसे अभियुक्त बनाया गया है, जिसे अभियुक्त बनाया गया है, उसी की जिम्मेदारी है अपने आप को बेगुनाह साबित करने की। अर्थात देखिए, यानी कि धारा 4 के अधीन, यहां पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, धारा 4 के अधीन किसी भी व्यक्ति को यदि अभियुक्त बनाया जाता है तो उस व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि साहब मैंने ये अपराध नहीं किया। पुलिस का काम सिर्फ इतना था कि उसे इस एक्ट में अभियुक्त बनाना। पुलिस ने कहा कि साहब धारा 4 का उल्लंघन इस व्यक्ति ने किया है। अब पुलिस ये साबित नहीं करेगी कि इसने ये अपराध किया या नहीं किया, ये कार्य स्वयं उस व्यक्ति का होगा कि साहब मैंने ये अपराध नहीं किया। इसके संबंध में उसे खुद को सबूत पेश करने पड़ेंगे कि साहब मैंने ये अपराध नहीं किया। पुलिस सिर्फ प्रकरण दर्ज करेगी और पुलिस के पास जो भी सबूत होंगे वो पेश करेगी और वो कहेगी कि साहब ये व्यक्ति अभियुक्त है, यानी कि ये व्यक्ति दोषी है, इसने अपराध किया है, हमने इसको अभियुक्त बनाया गया, आप इसे सजा दें। तो उस व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होगी धारा 4 के अधीन जिसको भी गिरफ्तार किया जाएगा कि साहब मैंने ये अपराध नहीं किया, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसको खुद को सबूत पेश करने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, तो किसी व्यक्ति को धारा 4 के अधीन अभियोजित किया गया है, वहां अपराध उस व्यक्ति ने नहीं किया, यह साबित करने का भार उसका खुद का स्वयं का होगा। तो चलिए अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा 17। साथियों, धारा 17 में कुछ व्यक्तियों की इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने के बारे में रिपोर्ट करने की बाध्यता का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? देखिए, सरकार के सभी अधिकारियों से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम या उपबंधों के निष्पादन में पुलिस की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी प्रावधान है, यहाँ पर मैंने आपको लिखवाए नहीं, काफ़ी सारे प्रावधान हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य रूप से सुना देता हूँ क्योंकि यहाँ से कोई ज़्यादा विशेष सवाल नहीं बनने वाले, जो बनने वाले हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा की गई है कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रहा हो, उसके क्षेत्र में जहाँ का वो मूल निवासी है वहाँ पर भी और जहाँ वो कार्यरत है वहाँ पर भी, दोनों ही, यदि उसके किसी भी क्षेत्र में, यानी मैंने बताया दोनों में, कहाँ पर कहीं अगर उन दोनों क्षेत्रों में कहीं पर भी सती कर्म से संबंधित कोई कार्य किया जा रहा है और इसकी सूचना उन्हें प्राप्त है, उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी है, तो वे तुरंत प्रभाव से निकटतम जो पुलिस स्टेशन है उसको, या निकटतम जो भी अधिकारी इसके लिए सक्षम है उसको इस बारे में वो रिपोर्ट करने के बारे में बाध्यता का हम बात करें यहाँ पर प्रावधान या उपबंध किया गया है साथियों। तो इससे बात ये साबित होती है कि जो भी जितने भी सरकारी कर्मचारी हों, भले वो ग्राम सेवक हो सकता है, पुलिस कांस्टेबल हो सकते हैं आप, या पटवारी हो सकता है, या उपखंड विकास अधिकारी हो सकता है, या कोई भी अन्य अधिकारी जो सरकार के नियंत्रण में काम कर रहा हो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे विभाग होते हैं, तो सभी विभागों के सभी सरकारी कर्मचारी, यहाँ पे अगर मैं एक ही बात बताऊं, सभी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी
इन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि यदि इनको इस प्रकार की किसी प्रकार को सूचना प्राप्त है और उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई सतीक्रम से संबंधित काम हो रहा है तो वो तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट करेंगे। किसको करेंगे? निकटतम पुलिस स्टेशन को करेंगे या निकटतम सक्षम अधिकारी को करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, इस धारा का उल्लंघन करता है, तो याद रखना उसके लिए उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। क्योंकि यदि यह साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति को इस बारे में पता था और उसने प्रशासन को नहीं बताया, यदि ऐसा अपराध उस पर आरोप साबित हो जाते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान कितना है? 2 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है, अब यहां से सवाल क्या बनेगा? सवाल यही बनेगा, ठीक है, सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सभी अधिकारी व कर्मचारियों को सती क्रम से संबंधित होने वाले किसी कार्य के बारे में रिपोर्ट करने की बाध्यता का प्रावधान किस धारा में है? धारा 17 में है। ठीक है, आगे, यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी धारा 17 के अधीन अपराध करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है 2 वर्ष का कारावास और प्लस जुर्माना। जुर्माना कितना होगा ये विशेष न्यायालय के द्वारा तय किया जाएगा साथियों। तो चलिए अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। धारा 18 प्रावधान करती है, यदि धारा 4 के अधीन किसी अपराध के सिद्ध दोष व्यक्ति का कुछ संपत्ति विरासत में पाने से निरहित होना। अब देखिए ये टेक्निकल लैंग्वेज है जो एक्ट में लिखी हुई है, मैं इसको आम भाषा में समझाता हूँ। यदि देखिए धारा 4 के अधीन किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधी घोषित कर दिया जाता है या उसे हम बात कहें उसे दोषी पाया जाता है, धारा 4 के अधीन किसी अपराध के लिए उसका दोष सिद्ध हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो संपत्ति मिलने वाली होती है विरासत में, उस संपत्ति को जो